हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर, जहां मैं आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इसके अंदर चर्चा कर रहे हैं लेसन 11 जैविक खाद एवं जैविक उर्वरकों से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, बात करें अपन यहाँ पर पिछले सेशन की, तो मैंने आपको बताया था वहां पर हरी खाद से संबंधित। अब आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपन यहाँ पर लेने वाले हैं और वो है आपके खली की खाद। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा अपन विस्तार पूर्वक यहां पर करेंगे। ध्यान से आप लोग इस चीज को देखिए। ठीक है, तो टॉपिक है अपना खली की खाद। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खली होती क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि जो तिलहनी फसलें होती है, जैसे अपना सरसों है, सोयाबीन है, इस प्रकार की जो भी तिलहनी फसलें होती है, तो इन तिलहनी फसलों से तेल निकालने के बाद जो भी अपशिष्ट बच जाता है, जो भी अवशिष्ट बच जाता है, उसको अपन बोलते हैं क्या? खली। और इस खली से जो खाद बनाई जाती है उसे बोला जाएगा खली की खाद। ठीक है, तो ये खली की खाद का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में अपन चर्चा यहां पर करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग है आपका खली की खाद। खली की खाद, खली की खाद। तो देखो, तिलहनों से तेल निकालने के बाद शेष बचे अवशिष्ट पदार्थ को खली कहा जाता है। खली कहा जाता है। ठीक है, और जब इसे खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा तो इसी को अपन खली की खाद कहेंगे। कहा जाता है जब इसे खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो इसे खली की खाद कहते हैं। खली की खाद कहते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये खली की खाद सांद्र कार्बनिक खादों के वर्ग में आती है। यह एक मिनट, यह खली की खाद सांद्र कार्बनिक खादों के वर्ग में आती है। सांद्र कार्बनिक खादों के वर्ग में इसको रखा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी यहां पर खली की खाद के बारे में। अब बात करते हैं खली की खाद के पोषक महत्व। खली की खाद के पोषक महत्व। तो देखो भाई, खलियों में गोबर की खाद व कंपोस्ट की तुलना में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, साथ ही यहां पर फास्फोरस व पोटास भी पाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहां पर कि खलियों में गोबर व कंपोस्ट खाद की तुलना में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में
जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसके साथ ही फास्फोरस व पोटाश भी प्राप्त होता है, पोटाश भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी यहां पर खली के बारे में कि इन खलियों के अंदर गोबर व कंपोस्ट खाद की तुलना में ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और पोटाश जो होता है ये भी यहां पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो एक सामान्य सी बात मैंने आपको बता दी है कि खली किसे कहेंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है विद्यार्थियों। क्या है सिंपल सी बात सर? तो देखो, जो भी आपकी तिलहनी फसलें होती है, इन तिलहनी फसलों में तेल निकालने के बाद जो भी अवशिष्ट पदार्थ बच जाएगा, शेष पदार्थ बच जाएगा, उसी को अपन खली कहते हैं। और इस खली को यदि खाद के रूप में काम में लें तो इसे खली की खाद कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए खली की जो खाद होती है उसमें नाइट्रोजन गोबर व कंपोस्ट खाद की तुलना में भी ज्यादा होता है, साथ ही यहाँ पर फास्फोरस व पोटाश भी पाया जाता है। ठीक है, तो एक सामान्य सी बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है, आशा करता हूँ आपको ये बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, और वो होता है खलियों के प्रकार। खलियों के प्रकार, तो देखो खलियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। यह दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो प्रकार है सर? तो देखो, एक तो होती है खाद्य खलियां, खाद्य खलियां, और एक होती है अखाद्य खलियां। अखाद्य खलियां, तो एक तो खाद्य खलियां होती है, एक अखाद्य खलियां होती है। ठीक है, वो सिंपल सी बात है कि जो पशुओं को खिलाने के काम आती है वो खाद्य खलियां होती है, जो खिलाने में काम में नहीं ली जा सकती उसे अखाद्य खलियां कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखो, वे खलियां जो पशुओं को खिलाने के काम आती है, खिलाने के काम आती है, खाद्य खलियां कहलाती है। खाद्य खलियां कहलाती है। जैसे कौन कौन सी होती है ये? तो जैसे बिनोला, मूंगफली, सरसों, बिनोला, मूंगफली, सरसों, तारामीरा, सरसों, तारामीरा। आगे बात करें तिल, नारियल, तिल, नारियल, नारियल आदि। तो इन सभी से जो खलियां प्राप्त होती है, जैसे बिनोला की खलियां होती है, मूंगफली, सरसों, तारामीरा, तिल, नारियल, इन सभी की जो फसलें, इन सभी की जो खलियां होती है, ये खलियां पशुओं को खिलाने के काम आती है, इसलिए इन्हें खाद्य खलियां कहा जाता है। और बात करें अपन खाद्य की, तो ये पशुओं को खिलाने में काम में नहीं आते हैं, यानी पशु इसको नहीं खाते हैं। ठीक है ना, तो इन खलियों को पशु नहीं खाते हैं। ये खाद्य के रूप में ही
प्रयुक्त होती है, खाद के रूप में ही प्रयुक्त होती है। जैसे प्रयुक्त होती है, जैसे अरंडी, महुआ, नीम, करंज, अरंडी, महुआ, नीम, करंज आदि। तो इन फसलों से जो खलियां प्राप्त होगी वो खलियां पशु नहीं खाते हैं, यानी उसको केवल और केवल खाद के रूप में ही अपन काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि खली जो होती है, खली की खाद के बारे में अपने चर्चा की है। दो प्रकार की खलियां होती है, खाद्य खलियां और अखाद्य खलियां, जिनके बारे में अपन ने चर्चा यहाँ पर कर ली है। तो आशा करता हूं आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो तो साथ के साथ आप लोग उसको नोट करते रहें, और इससे संबंधित कहीं पर भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पर किया जाएगा। ठीक है, चलो तो अब अगला हेडिंग लेते हैं अपन इसमें यहां पर, और वो है खली की खाद की प्रयोग विधि। खाद की प्रयोग विधि यानी इसके प्रयोग की विधि क्या होती है, कैसे खली की खाद को अपन प्रयोग में लेते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, खली की खाद को खेत में डालने के बाद उसके अपघटन के लिए मृदा में पर्याप्त नमी होना आवश्यक होता है, अतः इन्हें सिंचित या पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में ही काम में लिया जाना चाहिए। खलियों का बुआई से पहले कूट पीसकर चूर्ण बना लेते हैं और उस चूर्ण को उपयुक्त समय पर एक बार में ही एक साथ बिखेर कर जुताई करके खेत में मिला देते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ये उन्हीं क्षेत्रों में प्रयुक्त होगी जहां पर नमी होगी, जहां पर पानी की पर्याप्त मात्रा होगी, वहीं पर इसको प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है ना। चलो तो अपन बात करते हैं यहां पर खलियों को खेत में प्रयुक्त, खलियों को खेत में खाद के रूप में काम लेने के बाद इनके अपघटन के लिए अधिक नमी की आवश्यकता होती है। नमी की आवश्यकता होती है, नमी की आवश्यकता होती है, अतः इन्हें सिंचित व पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में ही सिंचित या पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। तो खलियों का बुआई से पहले, खलियों का बुआई से पहले पीसकर चूर्ण बना लेते हैं, चूर्ण बना लेते हैं और इस चूर्ण को खेत में, इस चूर्ण को खेत में एक सार
बिखेर कर इस चूर्ण को खेत में एक सार बिखेर कर जुताई करके मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। खलियों में जितनी अधिक मात्रा में तेल होगा उनका अपघटन उतनी ही देरी से होता है, यानी खलियों का प्रयोग बुआई से पहले और बाद में दोनों तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि खलियों में जितना अधिक तेल होगा उसका अपघटन या उनका अपघटन उतना ही देरी से होगा, उतना ही देरी से होगा। साथ ही अपन बात करते हैं तो खलियों का प्रयोग बुआई से पूर्व तथा पश्चात दोनों तरह से किया जा सकता है, दोनों तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये खलियों के प्रयोग की विधि मैंने आपको बताई है। ध्यान से देखिए आप लोग कि खलियों को खेत में खाद के रूप में काम में लेने के बाद इसके अपघटन के लिए ज्यादा मात्रा में नमी की आवश्यकता होगी। इसीलिए जब भी आप लोग खेत के अंदर खली को डालते हैं तो वो खेत सिंचित होना चाहिए, यानी कि पहले उसके अंदर पानी दे दिया जाए, उसके बाद खली का प्रयोग किया जाए, या फिर ऐसी जगह पर काम में लेना है जहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी आपके पास उपलब्ध हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो खलियों को बुआई से पहले अपन को काम में लेना है तो उसको पीसकर अपन एक चूर्ण बना लेते हैं। उस चूर्ण को उपयुक्त समय पर उपयुक्त नमी की परिस्थितियों में इस खेत के अंदर अच्छे से क्या करेंगे, एक सार बिखेर देंगे और फिर उसको हल से जोतकर मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन ने उसको मिट्टी के अंदर मिला दिया, उसका अपघटन होने के परिणामस्वरूप खाद के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा। अब देखो एक बात ध्यान रखना है कि खलियों के अंदर जितना ज्यादा तेल होगा उसका अपघटन उतना ही अधिक देरी से होगा। साथ ही इसका प्रयोग बुआई से पहले भी कर सकते हो, बुआई के बाद भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना, तो दोनों तरह से अपन खलियों का प्रयोग यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खलियों के प्रयोग की विधि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है, जिसमें अपन यहाँ पर खली का प्रयोग जो है किस प्रकार से करते हैं वो अपन ने देख लिया है। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताई है कि खलियों का प्रयोग बुआई से पहले भी कर सकते हैं, बुआई के बाद में भी कर सकते हैं। तो बुआई के पहले कैसे करेंगे, बाद में कैसे करेंगे, इसके बारे में अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो बुआई से पूर्व खलियों का प्रयोग, पहली बात करते हैं बुआई से पूर्व खलियों का प्रयोग, बुआई से पूर्व खलियों का प्रयोग। तो देखो बुआई से पहले खलियों के प्रयोग की अपन बात करते हैं। तो जैसे महुआ की खल है, इसके अतिरिक्त सभी खलियों का चूर्ण बुआई से 10 से 15 दिन पूर्व खेत के अंदर प्रयोग में लेना चाहिए। और यदि आप महुआ की खल काम में ले रहे हो तो आप लोगों को 2 महीने पहले डालना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि महुआ की खल को छोड़कर 10 से 15 दिन पहले आप लोग क्या कर सकते हो, अन्य खलियों का प्रयोग बुआई से पहले कर सकते हो। परंतु आपको यदि महुआ की खल को काम में लेना है तो लगभग आपको 2 महीने पहले इस चूर्ण को खेत के अंदर डालना होगा, तभी जाकर इसका अपघटन आसानी से हो पाता है। तो इस बात का आप लोग यहाँ पर विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि महुआ की खल के अतिरिक्त सभी खलियों का
प्रयोग बुआई से 10 से 15 दिन पूर्व 10 से 15 दिन पूर्व किया जाता है। 10 से 15 दिन पूर्व किया जाता है, ठीक है। जबकि महुआ की खल का प्रयोग बुआई से लगभग 2 माह पूर्व किया जाता है। महुआ की खल का प्रयोग बुआई से लगभग 2 माह पूर्व किया जाता है। 2 माह पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। आगे अपन बात करते हैं इसके बारे में। किया जाता है, क्यों किया जाता है? इसका कारण है क्योंकि इसमें सैपोनिक नामक रसायन पाया जाता है। सैपोनिक नामक रसायन पाया जाता है जिसकी उपस्थिति के कारण धान की फसल के लिए सर्वोत्तम खली होती है, ठीक है। यानी कि 2 माह पहले आपको प्रयोग करना है क्योंकि अपघटन में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पर होती है, इसीलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं तो इसी के अंदर लिखेंगे, इसमें सैपोनिक नामक रसायन पाया जाता है। सैपोनिक नामक रसायन यहां पर पाया जाता है जिसकी उपस्थिति के कारण यह धान की फसल के लिए सर्वोत्तम खली है। धान की फसल के लिए सर्वोत्तम खली है। खलियों को खेत में बिखेर कर हल्की जुताई कर मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। तो वो सिंपल सा तरीका है कि अपन जो भी खलियां हैं इन खलियों को खेत में बिखेर कर जुताई करके मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये था अपना बुआई से पहले खलियों के प्रयोग की विधि, जो आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे अपन दूसरी, बुआई के पश्चात खलियों का प्रयोग। बुआई के पश्चात खलियों का प्रयोग, तो देखो बुआई के पश्चात खलियों का प्रयोग जो किया जाता है वो अंकुरण के पश्चात पौधों के जमने के बाद पौधों के पास बारीक पिसी हुई खली के चूर्ण का प्रयोग अपन करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, अंकुरण के पश्चात पौधों के जमने के बाद पौधों के जमने के बाद पौधों के पास बारीक पिसी हुई खली का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, कंदमूल वाली फसलों में मिट्टी चढ़ाते समय खलों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखें कि कंदमूल वाली फसलों में मिट्टी चढ़ाते समय, जैसे अपने आलू होते हैं, शकरकंद वगैरह होता है, तो ये जो कंदमूल वाली फसलें हैं इनमें अपन क्या करेंगे, जब मिट्टी चढ़ाते हैं अपन ऊपर की तरफ, तो मिट्टी चढ़ाते समय खलियों का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार से ये था अपने खली का प्रयोग की विधि, जो मैंने आपको विस्तार से यहाँ पर बता दी है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ अपना जो ये अध्याय 11 है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जो है इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। जो विद्यार्थी यहाँ पर नए हैं वो पिछले सेशन जितने भी अभी तक इससे संबंधित कंप्लीट हो चुके हैं उनको आप लोग ध्यान से पढ़ लें, और कहीं पर आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।